जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 में आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त से शायर आमिर अमीर। उनको कहते हैं वेलकम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महविश, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम पे दावत दी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और मैं बड़ी अरसे से मतलब बेसिकली ये जो है ना वो प्लान मेरा था, और मैं आपको सुनना भी चाह रही थी कहीं पे, वरना मुझे इतना ज़्यादा शायरी का, मैं शुरू में ही बता दूं कि मुझे शायरी का बहुत ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, लेकिन ये कि आपकी, मैंने पहली दफ़ा एक फ़ेसबुक पे आपकी एक नज़म है मैं तुम्हारा, वो मैंने सुनी और मैं फ़ौरन से एकदम से ना अट्रैक्ट हुई उसकी तरफ। मैंने कहा ये क्या है, ये किसकी है? फिर जिसने वो पोस्ट की थी मैंने उससे पूछा कि ये इसका शायर कौन है। फिर काफ़ी मतलब रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये आपकी है, और उस वक्त से मैंने आपको फॉलो किया हुआ है। जब से मैं चाह रही थी कि अगर कोई मुशायरा हो तो मैं उसमें जाऊँ, नॉर्मली मैं नहीं जाती। तो ये वाली फीलिंग्स थी मेरी, और मेरे लिस्टनर्स भी इस वक्त बहुत खुश हैं कि आपने हमें टाइम दिया है। अरे वाह, आपने तो बहुत खूब, बहुत अच्छी बातें बताई। इतनी सारी तारीफें सुनकर सुबह सुबह जी खुश हो गया। हाँ और जी हाँ, मैं तुम्हारा जो है वो शायद आपकी नज़र से जरूर गुजरी होगी, और आपने पसंद किया, इसके लिए मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये है कि तमाम दोस्तों से है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि आइंदा भी लिखने की अच्छी तौफीक मिलती रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हम सुनना भी चाहेंगे। और बड़ी मतलब मुझे जो अच्छी चीज़ लगी थी ना वो ये कि हम जो नॉर्मल एक जो देख रहे होते हैं जो हमारे शायर हैं और जिस तरह की शायरी है उसके मुकाबले में मुझे बिल्कुल ये एक अलग सी चीज़ लगी थी। कुछ शायद इसको आज़ाद कहते हों या कुछ इस तरह, मुझे क्योंकि शायरी का इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये कि वो बिल्कुल एकदम से दिल में उतरने वाली चीज़ है जो आपकी शायरी में जो फीलिंग है। फिर उसके बाद मैं तुम्हारा के बाद मैंने बेशुमार और आपकी जो नज़में और गज़लें जो आप पोस्ट करते रहते हैं वो मैं देखती हूँ, हर दफ़ा मुझे यही चीज़ फील होती है कि ये वो चीज़ है जो हमारी जनरेशन को आई थिंक समझ में आ सकती है। आपकी बात हो सकता है इस वाले से दुरुस्त हो कि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्तलिफ थी या मुख्तलिफ महसूस हुई आपको दूसरे चीज़ों से, दूसरे नज़मों से, उसकी वजह हो सकती है जिस तरह से मैं यहाँ पे रहता हूँ थोड़ा आइसोलेशन टाइप के अंदर एक लिहाज से, यानी एक हवाले से इंग्लैंड एक जजीरा है, एक आइलैंड है। तो जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ आइलैंड के ऊपर जो पौधे और जो जानवर होते हैं वो अलग रह जाते हैं, दूसरों से मुख्तलिफ रह जाते हैं, क्योंकि वो दूसरी दुनिया से कटे हुए होते हैं। तो हो सकता है कि इंसान भी इस हवाले से कटने के बायस हो सकता है मुख्तलिफ तरीके से सोचते हूँ, और एक हवाला ये भी हो सकता है। शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ये आमिर अमीर को ये ख्याल कैसे आया था शायर बनना है? किस तरह का आपका बचपन गुजरा था? बचपन में आपकी क्या आदत हुआ करती थी, और किस तरह से आपने डिस्कवर किया अपने अंदर के शायर को? इसे बहुत ज्यादा क्लियरली बताना तो शायद मुश्किल हो। उसकी वजह यह है कि मैं पिछले तकरीबन 23 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर 23 साल से मेरी कोई उर्दू की एक हवाले से देखा जाए तो निसाबी जो तालीम होती है वो तो नहीं हुई उर्दू के हवाले से। तो इसकी जो वजह मुझे नजर आती है वो ये है कि मेरे वालिदैन और मेरी फैमिली का जो एक तवज्जो थी उर्दू की तरफ, वो मुझे लगता है कि मुझ पर असर किया उस बात ने, और मैं हमेशा उर्दू से अटैच रहा हूँ आने के बावजूद, यहाँ पे रहने के बावजूद। और मैंने अपने आप को हमेशा बेहतर पाया पहले वक्त से, यानी मैं हमेशा समझता हूँ कि बगैर स्कूल में पढ़े भी मैं इसके लिए कोशिश करता रहा, इसको सीखने के लिए, इस पे काम करने के लिए, और तमाम अर्सा मैंने ऐसा किया। और मैं समझता हूँ यही एक चीज थी जिसकी वजह से मैं लिखने के काबिल हुआ और मेरी तवज्जो इस तरफ गई। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मली अब तो जितने भी लोग हैं दुनिया में उन लोगों को एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स भी है कि नहीं हमें उर्दू नहीं बोलनी, और आप लंदन में रह रहे हैं तो आपको तो अपनी बेहतर इंग्लिश करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी। आपने उर्दू का इंतखाब क्यों किया? उर्दू से इतनी मोहब्बत क्यों थी? मैं इसको समझता हूँ कि चूंकि बचपन में जो मेरी बेस या जो बुनियाद थी वो तो उर्दू के साथ थी, और मैं समझता हूँ बाहर आने के बावजूद मेरे फैमिली वाइज मुझे एक लिहाज से इसी तरफ रखा गया और बताया गया कि आप इसको सीखें, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने भी इसी को
समझा इसकी इम्पोर्टेंस को या इसकी अहमियत को समझा, तो मैं बल्कि अमूमन नोट करता हूँ कि मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि कोई इंग्लिश के लफ्ज ना दरम्यान में आए बात करने के लिए। तो एक दो लफ्ज मैं बोल चुका हूँ, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और मैं अगली डिस्कशन जितनी भी हमारी होगी उसमें मैं बिल्कुल कोई एक लफ्ज भी नहीं बोलूंगा इस बारे में। तो मैं इस चीज के लिए काफी अपने आप को सख्ती से मैंने डील किया, या इसको सख्ती से अपने आप को रखा, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैं उर्दू में कुछ बेहतर हूँ। राइट। तो कब से लिखने का आगाज कब से हुआ था? ये वो सवाल जो हमेशा आप एक रवायती सवाल है कि पहला शेर कब कहा, अगर वो कहा जाए तो शायद वो तो खैर बचपन में था, यानी बहुत ही बचपन में था। मुझे एक दफा याद है कि स्कूल से वापसी पे मैंने कुछ चीजें लिखी कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल से आता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, इस तरह से कुछ लिखा था। लेकिन उसे तो हम नहीं कह सकते, शायद मैं उस वक्त 6-7 साल का हूँगा। लेकिन ये जरूर है कि 10 साल की उम्र में फिर एक दफा मैंने एक आध शेर लिखा था, जिसपे मेरे अब्बू ने कहा कि ये तुमने एक अच्छी कोशिश की है। तो लेकिन ये कि वो भी एक लिहाज से गैर संजीदा कोशिश थी। संजीदगी से तो वही नज्म या गजल जिसका आपने हवाला दिया कुछ देर पहले, मैं तुम्हारा, वो कहीं कोई आज से 5-1 साल पहले, तो दोस्तों ने उसे पसंद किया और मेरी उम्मीद से ज्यादा पसंद किया। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसे मैं संजीदगी से लिखूं और इस चीज को संजीदगी से लूं। तो तभी से मैंने इस पे काम शुरू किया और फिर बाकायदा तौर पे लिखने का मौका मिला, और आज तक इसके साथ मैं मुंसलिक हूँ। अच्छा, ग्रेट, जबरदस्त। मतलब आपने प्रोफेशनली और जो संजीदगी से सोचा वो 5 साल पहले सोचा, और 5 साल पहले ही आपकी सबसे जबरदस्त वाली नज़म जो कि बहुत ही मतलब दिल में एकदम से उतरती है वो आपने कही, और उसके बाद फैसला किया। तो माशाल्लाह ये तो बड़ी मतलब कमाल की बात होगी। अच्छा, इससे पहले इससे पहले मैं वो डायरी का शायर जरूर था, यानी लिख लेता था कभी कभार कोई शेर, और बाकायदा भी नहीं होता था, और लोगों को सुनाने की भी जहमत मैं गवारा नहीं करता था। समझता था कि ये मेरे अपने अल्फाज हैं, मेरी अपनी फीलिंग्स हैं, मुझ तक ही रहनी चाहिए। और जब एक आध बार किसी को सुनाई वो वाली गजल, तो वो रिएक्शन जो था वो मेरी तवज्जो या तवक्को से ज्यादा था, इसलिए तब मुझे इस तरह तवज्जो हुई कि फिर ऐसी बात जो हमारे दिल में हो, अगर दूसरों को भी पसंद आती है तो इसको छुपाते रहना कोई ज्यादा अक्लमंदी की बात भी नहीं है, और शायद दयानतदारी की बात भी नहीं है। तो वो एहसास जो आपके अंदर है किसी और की जुबान भी बन सकता है, या किसी और को भी सुकून दे सकते हैं, चाहे वो गम की कैफियत हो, चाहे वो खुशी की बात हो, तो वो हम अपने तक छुपाए रखें तो शायद ये इंसाफ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दी है जिससे दूसरों को फायदा पहुंच सकता है, तो उसे छुपा के रखना, अपने तक महदूद रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब शायरी और ये मतलब जब कुछ आमद हो रही होती है इस तरह की, तो उसके लिए कुछ फीलिंग्स का होना जरूरी है, या बगैर फीलिंग्स के भी इस तरह की आमद हो जाती है? देखिए, 2 तरीके होते हैं। जिस तरह से आप अगर आमद का एक मूड बन जाए आपका, या वो आमद शुरू हो जाए, तो उसे भी हम उसके तहत भी लिखते हैं, और बाज शक्लों में हम उसके बगैर भी लिख पाते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि अच्छा महविश आप एक तकरीर कीजिए, एक स्पीच कीजिए, और आप कहें नहीं जी मुझे आमद नहीं हो रही अभी, मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकूंगी फलां मौजू के ऊपर, जबकि आप इस वक्त रेडियो के ऊपर हर मौजू पे बोलने के लिए तैयार भी होती हैं। और अगर आप इस बात को अपने ख्याल में लें कि नहीं, चूंकि आमद नहीं हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, मेरे जहन में खुद से कोई बात नहीं आ रही, तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, तो फिर क्या है कि आप शायद इस शोबे में काम नहीं कर पाएंगी। तो उसी तरीके से शायरी भी मैं समझता हूँ कि आमद जरूर होती है, लेकिन आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। यानी आपको अल्फाज के चुनाव के हवाले से आपको जो पॉलिशिंग की जाती है शेर की, वो आपको वक्त देना पड़ता है, उसके लिए तवज्जो देनी पड़ती है। बने बनाए अशार आपके ऊपर बहुत कम, जिसे कहते हैं नाजिल होना, वो बहुत ही कम होता है। सही। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे अगर थोड़ा मैं मतलब पीछे की बात इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम ये जानना चाहते हैं ना कि कोई भी शख्स आज के अगर किसी फील्ड के अंदर कामयाब है तो उसके पीछे का सफ़र क्या था, उसने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर। तो अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ, या थोड़ी सी आप उसको टीन एज की बात कर सकते हैं, तो उस वक्त के बच्चों के मुकाबले में आपको अपना आप कुछ डिफरेंट लगता था? मतलब आपको लगता था कि आप इनके मुकाबले में ज़रा ज़्यादा महसूस करते हैं चीज़ों को, आप जज्बाती ज़्यादा हैं, या जज्बात को सही मायनों में बयान करना आपको ज़रा ज़्यादा आता है, कमगो हैं, तन्हाई पसंद?
मैं कम गो और तन्हाई पसंद तो रहा हूँ हमेशा से, ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा मैंने कोई अपने आप में खास चीज महसूस नहीं की, क्योंकि मैं बचपन से ही अपने आप को एक घरेलू लड़का कहता था। आपने सुना होगा घरेलू खातून, घरेलू फलां, तो मैं कहता था कि हाँ मैं घरेलू लड़का हूँ, ये बात तो दुरुस्त है। अपने आप में ज्यादा दोस्तों के साथ मिलना मिलाना पसंद नहीं करता था, या मेरा उस तरफ तवज्जो ही नहीं जाती थी, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी खास बात जिसे आप कहती हैं कि लिखने लिखाने इससे के हवाले से, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बल्कि आज भी मैं ये समझता हूँ कि मैं कोई खास चीज ऐसी नहीं लिख पाया या लिख सकता हूँ कि जो बहुत पसंदीदा हो, जो मेरे खुदा के लिए भी एक पसंदीदा अमल हो कि भाई हाँ ये कोई अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो हर कोई कर सकता है। मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है ये कोई इतने लेवल का काम मुश्किल काम नहीं। ये हमसे पूछें आप। अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। आपका शुक्रिया कि आपने पसंद किया, या आपकी दुआएं साथ है मेरे। लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि हम में से हर शख्स कोई न कोई स्किल अपने अंदर रखता है या महारत अपने अंदर रखता है। ये जरूर है कि कभी कभार वो इत्तफाकिया तौर पे आप महसूस कर लेते हैं या दरियाफ्त कर लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभार वो आप ढूंढ पाते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं बल्कि एक हवाले से आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, शायद आपको दिलचस्प लगे। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स हसास है, हसास का मतलब है कि अगर जैसे आपको पता है कि हमारी सेंसेस होती हैं, हम किसी चीज को फील करते हैं हाथ लगाकर। अगर आपकी कोई शख्स ज्यादा ठंडा महसूस करता है नॉर्मल लोगों से, या ज्यादा गर्म महसूस करता है नॉर्मल लोगों से, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसकी इस चीज को डिसेबिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। एक शख्स जो नॉर्मल आवाजों को भी बहुत ऊंचा सुनाई जिसे दें, वो हम उसे एबनॉर्मल में लेके चले जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये डिसेबिलिटी की बात है कोई इसके अंदर। तो मैं समझता हूँ कि जो शायर लोग होते हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हसास होते हैं, अगर ये चीजों को महसूस ज्यादा कर लेते हैं दूसरों से, तो ये भी कोई नॉर्मल चीज में नहीं आती। अच्छा। शायद पॉजिटिव चीज में भी नहीं आती हो। ये एक हवाले से डिसेबिलिटी के जुमरे में लेके आनी चाहिए, क्योंकि वो दूसरों से ज्यादा महसूस कर लेते हैं। आप एक चीज पर, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप एक चीज पर खुश होती हैं, आउट ऑफ 10 इसको दे दें कि 5 के ऊपर आप खुश होती हैं, तो वो शायर क्यों उसके ऊपर खुशी से छलांगे लगा लेता है और लिखना लिखाना शुरू कर देता है। उसी तरीके से गम की कैफियत में अगर आप 10 में से 5 लेवल के ऊपर या 5 नंबर के ऊपर उदास हैं, तो एक शायर उसी उदासी के लेवल के ऊपर इतना क्यों अपने उदासी अपने ऊपर तारी कर लेता है कि उसके ऊपर लिखना शुरू कर देता है। और बाज़ औक़ात आप भी महसूस करते हैं उस गम को बैठे हुए कि हाँ ये किसी शदीद गम की कैफियत से गुजर रहे हैं। तो ये बात है कि हम जो शायर लोग होते हैं हसास जरूर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये एक पॉजिटिव चीज हो। ये डिप्रेशन की भी एक शक्ल हो सकती है, नेगेटिविटी के तौर पे भी लिया जा सकता है। इसलिए बाज दफा मैं समझता हूँ कि शायर लोग अपने आप को कोई बहुत डिफरेंट चीज समझने लगते हैं, और बाज दफा लोग भी उन्हें बहुत सी डिफरेंट चीज समझने लगते हैं, कहते हैं कि आप कोई और ही दुनिया के से आए हुए लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि दूसरों से ज्यादा महसूस करने की वजह से ये किसी कदर ये नेगेटिव में भी आता है। सही, चलें इस पे भी बात कर दें, लेकिन उससे पहले मैं जब इतनी हम तारीफें कर रहे हैं उस गज़ल की मैं तुम्हारा, तो मैं चाहूंगी कि हम लोग सब लोग सुन सकें एक दफा आपके मखसूस अंदाज में जिस तरह से आप पढ़ते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, जबरदस्त। या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। क्या बात है। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे। गुरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा मैं तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजे। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं
जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा, तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ। तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूँ, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो वाह वाह। मैं तुम्हारा। जबरदस्त। ये किस पे तावीज कर रहे हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? ये किस पे तावीज कर रहे हो? ये किसको पाने के हैं वजीफे? तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तिखारा, तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। जबरदस्त। जबरदस्त। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। मतलब ये जब भी मैंने सुनी है दिल जाता है बार बार सुनने का, क्योंकि अल्फाज का जो चुनाव है और जिस तरीके से जज्बात का इजहार है ना, वो बहुत कमाल किया आपने। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक हवाले से कुछ जो शऊरी कोशिश करता हूँ वो ये होती है कि मैं आसान जुबान का इस्तेमाल करूँ, और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि चूंकि मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ पर उर्दू समझने वाले बहुत कम है, और अगर जो समझते हैं उनका उर्दू का सीखने का समझने का जो मायार है वो भी एक खास दर्जे तक ही है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल न करूँ, और बिल्कुल ऐसी सादा बात जो कि सबको समझ आ जाए, जिसमें छोटे भी शामिल हो, जिसमें कम उर्दू पढ़े हुए भी शामिल हो। तो शायद इस वजह से मेरी तबीयत में ये चीज शामिल हो गई है कि मैं जब भी लिखता हूँ तो आसान ही होता है आमतौर पे। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। और वैसे भी मतलब जो आजकल की जनरेशन है उनको बहुत ज़्यादा वो जो पुरानी वाली उर्दू हुआ करती थी गालिब की, इकबाल की, वो समझ में नहीं आती है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो काम कर रहे हैं वो जितने मतलब जिन लोगों के लिए कर रहे हैं उनको समझ में आए। तो यही आपकी मतलब जो है वो कामयाबी की भी वजह है, और यही लोग पसंद करते हैं इसी वजह से आपकी शायरी को। मैं बिल्कुल ये कोशिश तो करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ इस चीज का मुझे एहसास जरूर है कि ऐसा न हो कि कम और आसानी की तरफ आते आते जो नए उर्दू बोलने वाले या सीखने वाले हैं उनका उर्दू का मयार पहले से कम हो जाए। तो लिहाजा हम शायर लोग जो होते हैं वो हर दो मूड्स के हवाले से लिखते रहते हैं। यानी एक तो ये जो आसान की तरफ होता है, आसानी की तरफ होता है, और दूसरा कि जो अदबी जुबान होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो शायरों के हवाले से उनकी पहचान बन सकती है कि हाँ इसके जुबान का मयार क्या था। बाज़ औक़ात एक मसला ये भी होता है शायरों के साथ कि अगर आप बहुत ज्यादा एक ही तरफ लिखना शुरू कर दें, या एक ही माहौल में, या एक ही तर्ज का, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आसान जुबान का, तो बाज़ औक़ात एक तासुर पैदा हो जाता है कि आप शायद मुश्किल नहीं लिख सकते, आपको तो शायद जुबान का उतना अबूर नहीं है या कमांड नहीं है उसके ऊपर, तो हमें साथ साथ दूसरा टच भी देना पड़ता है बाज़ औक़ात। राइट। अच्छा, अभी आपने कैफियत की बात की थी कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके मुकाबले में अगर देखा जाए तो शायरों की एक अलग किस्म की कैफियत होती है, वो ज़्यादा चीज़ों को महसूस करते हैं। तो कभी ज़्यादा महसूस करने की वजह से आपको कभी दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है कि मैं क्यों इतना सोचता हूँ किसी चीज़ के बारे में? देखिए, बाज़ों का तो हमें इसमें मजा आता है। देखिए, जैसे आपको किसी एक चीज में जो आपको मशगला हो, आपका शौक हो, जैसे कि आप रेडियो पे मौजूद हैं, या इसके अलावा भी कोई आपका और शौक हो, तो बाज़ औक़ात आप उसको उसमें रहने में आपको खुशी हासिल होती है और आप उसके ऊपर मजीद सोचते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। तो अक्सर तो शोरा के साथ ये होता है कि वो उसमें एक लगाव महसूस करने लगते हैं और वो उस कैफियत में आम तौर पे रहते हैं या रहना पसंद करते हैं जो लिखने से मुतालिक होती है। यानी आप ढूंढते हैं वो मौज़ूआत, बाज़ औक़ात तो आप कोशिश करते हैं कि मौज़ूआत ढूंढें, और बाज़ दफ़ा आपके सामने जब कोई चीज़ आती है तो आप दूसरों से ज्यादा महसूस करने के हवाले से उसके ऊपर खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अक्सर शायरों के नजदीक ये जो शायरी का
हवाला है, पेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो हवाला है या मौजू है ये पसंद का होता है और सुरूर का होता है और मजे का होता है। सही सही, राइट। अच्छा ये भी बताएं मुझे साथ में कि जैसे अगर आपकी कोई भी नज़म, कोई गज़ल आपने शुरू की हो, उसके शुरू की कुछ मिसरे आपके जहन में या बीच का कुछ आ गया हो, तो नॉर्मली कितना अरसा लगता है उस नज़म को मुकम्मल होने में? बिल्कुल अच्छी बात आपने पूछी। मिसाल के तौर पे मेरे पास कई ऐसी गजलें, कई ऐसे मज़ामीन हैं जो कि नामुकम्मल अभी तक मौजूद हैं और उनको सालों गुजर चुके हैं और बाज़ औक़ात वो लिख कर गुम भी चुके हैं कि वो कहाँ कहाँ लिखे हुए थे। बाज़ दफ़ा आप मोबाइल के अंदर उसको सेव कर लेते हैं, बाज़ औक़ात आप लिखा हुआ रख लेते हैं, बाज़ औक़ात आपके कंप्यूटर में महफूज रह जाता है वो चीज़, लेकिन अब वो फाइलें कहाँ कहाँ हैं वो मैं भी भूल चुका हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो ये तय नहीं होता कि आप कितना लिख पाएंगे इसके ऊपर। कभी कभार वो एक दो शेर बनते हैं पूरी गजल में से जो कि नामुकम्मल होती है, लिहाजा आप ना कहीं वो पढ़ सकते हैं और वो कहीं खो भी सकते हैं आपसे। और बाज़ औक़ात कैफियत ऐसी होती है कि आप, जिसे हम रवानी की तबीयत कहते हैं, रवां तबीयत कहते हैं, किसी वक्त मौजू ऐसी होती है कि आप बैठे बैठे लिख लेते हैं अशार और आपकी गजल मुकम्मल हो जाती है और वो चंद मिनट की बात भी हो सकती है और चंद घंटों की बात हो सकती है और अक्सर औकात एक दिन के अंदर तो ये हो ही जाता है। 6-7 शेर आप लिख लें और उसके बाद फिर वो गजल हो गई, खत्म हो गई, उसके ऊपर काम भी खत्म हो गया। और बाज़ दफा मैंने आपको बताया कि सालों एक चीज पर काम खत्म नहीं होता और आपके पास पड़ी रहती है, इसलिए हम आमतौर पर इसकी कोई डेडलाइन नहीं रख सकते, मुकर्रर कर सकते कि कब ये काम खत्म होगा। राइट। अच्छा सर, मेरे पास आपके लिए मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ, तो वो भी मैं शामिल करना चाहूँगी। मेरे पास अर्जुन रॉय का मैसेज है आपके लिए, कहते हैं सर कोई एक ऐसी शायरी जो आपको लगे कि शायरी आदमी को पसंद नहीं आएगी, फिर भी वही शायरी आप सबको सुनाएं और सबको बहुत पसंद आई हो, ऐसी कोई आपकी कोई गजल, कोई नज़म है जो आपको खुद को लगा? अरे वो तो मैं आपको सुना चुका हूँ। सीरियसली? जी हाँ जी हाँ। अरे बुनियादी तौर पे ये गजल मैं आज भी अगर मेरी पसंदीदा गजलों में शामिल करें तो शामिल नहीं है और इसके ऊपर मुझे शुरू में भी तवक्को नहीं थी। यानी मेरा तो ख्याल है कि चूंकि ये एक आसान जुबान की चीज है इसलिए लोगों ने पसंद कर लिया इसे, वरना ये कि जो ख्यालात का एक हवाले से कहा जाए कि गहराई होती है या ऊंचाई होती है, दूसरे हवाले में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इन अशार में तो ऐसी नहीं है, ऐसी खास नहीं है। तो लिहाजा वो गजलें जो मुझसे मेहनत मांगती हैं, जिन पे मैं मेहनत करता हूँ, उनसे प्यार भी ज्यादा हो जाता है। तो लिहाजा इसके ऊपर तो मैंने कोई मेहनत भी नहीं की थी, इसलिए ये मेरे दिल के करीब भी नहीं है एक हवाले से। हाँ, ये आपको पसंद है, दूसरे दोस्तों को पसंद है, तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि ये मुझे उस एक खास दर्जे पे मैं इसे रख लेता हूँ। लेकिन अगर आप पसंदीदा गजल के हवाले से कहें तो ये तो मेरी कभी भी नहीं रही। अच्छा सही, ये भी बड़ी हैरत की बात है क्योंकि हमारी तो मतलब आमिर अमीर का जो हमारे नजदीक पहचान है वो ये वाली गजल मैं अपनी बदकिस्मती करा देता हूं। अच्छा ये बताएं, जब ये वायरल हुई इतनी ज्यादा तो तवक्को आपको थी नहीं, ये तो अंदाजा हो रहा है, लेकिन महसूस कैसा हुआ था? मैं बस ये महसूस करता रहा कि भाई मेरे पास कुछ और भी चीजें हैं, वो भी सुन लो। मतलब कि मैं मतलब कि नॉर्मल लिखता हूँ और मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से मुझे और भी बहुत सी चीजें हैं जो खुद से दिल से पसंद है और मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं पे दोस्त सुने तो मैं उन्हें पहले सुनाऊं या कहीं पे मौका मिले तो मैं दूसरी चीजें सुना दूं बजाय इसके जो आप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो लेकिन ये कि ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आपको तवक्को नहीं होती है तो सिलसिला वैसे था। खुशी तो जरूर होती है क्योंकि आपके अपने अल्फाज होते हैं, आप नफरत तो नहीं करते उनसे, लेकिन ये है कि चूंकि आपकी मोहब्बत दूसरी जैसे चीजों से ज्यादा है तो आप कोशिश करते हैं कि भाई इसकी जगह तो आप ये सुन लें तो ज्यादा अच्छी बात है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर कोई मुझसे दोस्त सुने तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई आज ये ना सुनिए, आज मैं आपको कुछ और सुना देता हूँ। तो ऐसा सिलसिला होता है। अच्छा, तो आपको अपनी कौन सी नज़म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है? मतलब ये तो मैं खैर मुझे अंदाजा है कि कोई भी फैसला नहीं कर सकता कि सबसे अच्छी कौन सी लगती है, लेकिन फिर भी अगर हमें कुछ आप सुनाना चाहें। और जी मेरे पास मैं आपको बताता हूँ, आपकी शायद नजर से गुजरी हो इश्क मैंने लिख डाला कौमियत। बिल्कुल राइट, बिल्कुल मुझे खुद से ये पसंद है। हाँ। मुझे एक और शायद आपकी नजर से नहीं गुजरी होगी क्योंकि वो रिसेंटली कही मैंने, वो है कि मैं तैश में उठा जो आस्तीन से। हाँ, नहीं मैंने देखी है, अभी बिल्कुल पढ़ी है। बिल्कुल वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये वो चीजें हैं और ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की है। ये लाल डिबिया में जो पड़ी है मुंह दिखाई पड़ी रहेगी, मुझे वो भी पसंद है। अच्छा। तो ये वो चंद चीजें हैं जो मुझे
मुझे ज्यादा पसंद है। चलें तो फिर इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, ये हो जाए जरा। जरूर, मैं आपको सुनाता हूँ। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। जबरदस्त। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है, मुझको तजुर्बों ने ही बाप बन के पाला है। सोचता हूं क्या लिखूं वल्दियत के खाने में। मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है, मेरा साथ देती है, मेरे साथ रहती है। हाँ। मैंने लिखा तन्हाई ज़ौजियत के खाने में। ज़ौजियत के खाने में। जबरदस्त। दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, दोस्तों से जाकर जब मशवरा किया तो फिर, मैंने कुछ नहीं लिखा हैसियत के खाने में। वाह, जबरदस्त। इम्तिहान मोहब्बत का पास कर लिया मैंने, इम्तिहान मोहब्बत का पास कर लिया मैंने। अब यही मैं लिखूंगा अहलियत के खाने में। जबरदस्त, ग्रेट। जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूं, जब से आप मेरे हैं फख्र से मैं लिखता हूं। नाम आपका अपनी मिल्कियत के खाने में। जबरदस्त, कमाल। इश्क मैंने लिख डाला कौमियत के खाने में, और तेरा दिल लिखा शहरियत के खाने में। जबरदस्त, जबरदस्त, ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ना मतलब वो जो एक होता है ना मुशायरों में जाने का कभी इतना ज़्यादा शौक नहीं रहा। यहाँ पे बड़े होते हैं, दुहा में अक्सर बेशतर होते रहते हैं, लेकिन यहाँ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे भी मैंने कहा काफ़ी दफ़ा कि आमिर अमीर साहब आएंगे तो फिर मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे उनकी मज़ा आता है। एक आप, एक अली ज़ारियून, जिनकी भी इस वक्त मैं शायरी सुनती हूँ तो वाकई मतलब दिल चाहता है कि इनको कभी बैठ के लाइव मुशायरे में भी देखा जाए। तो इसलिए वो जो दाद देने वाला है ना, वो मुझे आता नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको शायद हो सकता है महसूस हो रहा हो कि मैं अच्छी वाली दाद नहीं दे पा रही। देखिए, दाद का जहां तक सवाल है, हाँ। शाबाश इसका मतलब होता है कि लिहाज से कि शाबाश देना, हौसला अफजाई करना। इसकी कई शक्लें हैं। यानी हमें ये एक मामला बन चुका है कि दाद का शोर ज्यादा हो, शोर शराबा हो, तो उसे पसंद किया जाता है। एक हवाले से माहौल को गर्म रखने के लिए ये तरीका जरूर हो सकता है, जैसा कहते हैं लहू गर्म रखने का एक बहाना। तो माहौल जरूर इससे एक खास शक्ल में आता है, जो कि मुशायरों की के हवाले से जरूरी भी होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादातर ऐसे सामीन जैसे सुनने वाले हमें चाहिए होते हैं जो इस चीज को समझ पाए। लिहाजा अगर आप खामोशी से किसी चीज को सुनते हैं और उसको समझते रहते हैं और अपने आप पे भी वो चीज लेके आते हैं, जिसे कहते हैं वारिद कर लेते हैं, तारी कर लेते हैं, तो हमें ज्यादा खुशी इस बात की महसूस होती है कि आपने उसे सुना और आपने उसको समझ लिया मेरी बात को, बजाय इसके कि बगैर सोचे समझे आप दाद देने या शाबाश देने के लिए शोर जरूर करें और आपको उस चीज का पता ना हो कि क्या मतलब था, इसकी बात का क्या मतलब। तो लिहाजा ये तो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप समझ के इस पे शाबाश या दाद दे रही थी तो ये तो अच्छा है, और जो भी ऐसा करते हैं तो। लेकिन अगर इसका मकसद सिर्फ शोर मचाना हो तो वो किसी भी जरूरत में या बेफायदा चीज। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, सरफराज धंगू कहते हैं आपका अंदाज बहुत अच्छा है आमिर साहब, जब आप पेश करते हैं शायरी तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरफराज भाई का कि उन्होंने इतनी मोहब्बत से मुझे मैसेज किया।
हाँ, और बस उनसे ये कहता हूँ कि वो इसी मोहब्बत से और दुआ से सुनते रहें। और कहते हैं कि मैं आप अक्सर आपके जो हैं वीडियोस वगैरह वो मैं सुनता रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हर दफ़ा आपको सुन के। अच्छा, रिशान ने कहा है आपके लिए कि कहते हैं कि पहले तो हमारे मौजूद मेहमान आमिर अमीर सर को शो में खुशामदीद, और सवाल मेरा ये है कि शायरी मुझे बहुत पसंद है, क्या सीखने के लिए किसी भी शायर के शेर से कुछ लफ्ज़ उठाकर उस पर अपना कोई शेर बना ले, क्या सीखने के लिए ऐसा ठीक रहेगा या किसी शायर से सीखना पड़ेगा? अच्छा, मुझे बताइएगा दोबारा कि इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिशान खान। ज़ीशान। हम्म। जी, ज़ीशान खान। ज़ीशान, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। भाई ऐसा है कि शायरी जो है वो आम तौर पे सीखने का एक अमल है। अम, जैसे आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग आप जो है वो किसी से सीखते हैं, कुछ ना कुछ मालूम करते हैं उसके बारे में, और उसके बाद आप सड़क के ऊपर आते हैं। तो लिहाजा आपको कुछ ना कुछ शुरू में किसी के पास जरूर जाना चाहिए, किसी को खुद से मिले। मैं इसको हमेशा से कहता हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछते हैं कि इसके हम स्टार्टिंग या शुरू कैसे करें इस बात को, तो मैं कहता हूँ कि आप किसी सीनियर से मिलें और उन्हें कहिए कि आप उन्हें वो आपको कुछ सिखाए उसके बारे में, जो इब्तदाई चीजें होती हैं, जो बुनियादी चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर वो आप मजबूत कर लें तो उसके बाद फिर आप खुद से बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे कि आपको पेंटिंग के लिए, जैसा कि आपको गाने के लिए यानी कि सिंगिंग के लिए सब चीजें बुनियादी तौर पे कुछ सिखाए, और उसके बाद आप उसके अंदर अपने तजुर्बे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से शायरी के अंदर भी आपको शुरू में कुछ ना कुछ लोगों से सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए, और उसके बाद आप खुद से काम कर सकते हैं। मेरे साथ ये मुश्किल रही कि मेरे पास मेरे इर्द गिर्द ऐसे लोग नहीं थे कि जो सिखा सकें, लिहाजा वो मुझे मुश्किल बहुत देर तक, बहुत लंबे अरसे तक फेस करना पड़ा, और शायद इसी वजह से मैं बहुत देर तक शर्मीला शायर भी रहा, जैसा कि मैंने आपसे बताया आपको पहले से। और अगर मुझे कोई असातिज़ा मुयस्सर होते तो हो सकता कि मैं ये काम बहुत पहले से कर लेता, क्योंकि मुझे ये मुश्किलात पेश आ रही थी, इसलिए वो मैं उसको इजीली या आसानी से काम नहीं कर पा रहा। तो लिहाजा मेरा जो तजुर्बा है उसका निचोड़ ये है कि आप किसी उस्ताद से जरूर मिलें और उससे बुनियादी चीजें सीखें। और जहां तक आपने कहा कि चंद लफ्ज बदल देने से क्या वो आपका अपना शेर हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इसमें गुंजाइश इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि आप कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो किसी शख्स ने पहले से की होती है, और अगर आप उससे मजीद बेहतर तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं तो फिर वो तो बात कहने की जरूरत ही नहीं थी। यानी अगर आप समझते हैं कि आप मोनालिसा की पेंटिंग को रीपेंट करना चाहते हैं, तो अगर आप वही चेहरा दोबारा से बना देंगे और उसी अंदाज से बना देंगे तो लोग, पहली बात तो ये कि पिछली पेंटिंग के मुकाबले में उसमें फर्क ही महसूस नहीं कर पाएंगे, और अगर आप उससे बुरी बना देंगे वो शक्ल, तो लोग आपको नापसंद करने लगेंगे और उसको नकल भी करार देते हैं कि हाँ, अगर आप उससे कोई ऐसी बेहतर चीज ले आते हैं जिसमें पता चलता है कि ये मोनालिसा है लेकिन किसी और अंदाज से बैठी हुई है, और लोग उसको उस अंदाज को भी पसंद कर लेते हैं, तो वो काबिल कबूल है। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब सीनियर शोरा कुछ लिख लेते हैं तो उसमें उनसे बेहतर लिख लेना काफी मुश्किल अमल हो जाता है। तो ये ऐसे ही है कि आपसे कहें कि आप एक गाड़ी बनाइए जो मर्सिडीज से अच्छी हो, तो आपके लिए काफी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि नई चीज बना लें। इससे बेहतर है कि आप, और आसान भी है कि आप एक नई चीज बना लें, एक नया शेर लिखिए, एक नया ख्याल लेके। सही, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई, मतलब आपने किसी की कोई चीज सुनी और मतलब हुर्फ ब हुर्फ तो नहीं, लेकिन इस तरह नहीं, लेकिन उसका जो थीम आइडिया है, उसका जो एक मतलब जो कहना चाहिए कि जो उसका मरकजी ख्याल है वो आपको बड़ा अट्रैक्ट किया हो और आपका दिल चाहो कि आप भी कुछ इस तरह का लिखें? क्यों नहीं, ऐसा होता है। आप चीजों से मुतासिर होते हैं, उनसे लिखते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि जिस तरह से एक जुमला शेर का, यानी जिसे हम मिसरा कहते हैं, एक जुमला यानी आसान लफ्ज में जब आप सुन लेते हैं किसी शायर से, तो आप तवक्को करते हैं कि अगले जुमले में, अगले मिसरे में वो ये बात कहे, लेकिन होता क्या है कि वो ये बात नहीं कहता, वो कुछ और कह देता है, कोई और एंगल ले लेता है जो शायद आपको इतना पसंद नहीं आता। तो आप कहते हैं कि भाई इसने पहला मिसरा जो है वो अपना या तो जाया कर दिया या इतना बेहतर नहीं कह सका। मेरे ख्याल में तो बेहतर बात ऐसे होती अगर कहता तो लिहाजा क्या होता है कि फिर आप उस शेर का या उस ख्याल को अपने तौर पे पेश करते हैं और कहते हैं कि मैं इस तरह से कहता हूँ। वो अगर बेहतर है, लोगों को पसंद आता है तो बिल्कुल ठीक है, और अगर लोगों को पसंद नहीं आता है तो तभी वो सामने रहता है। लिहाजा मतलब ये है कि आपको आप कभी भी कोई भी चीज, मिसाल के तौर पर आप सड़क पे जा रही हैं तो आप देखती हैं कि कोई ऐसी चीज जो कीमती है और पड़ी हुई है रोड साइड के ऊपर और वो मैली भी हो रही है और वो जाया भी हो रही है, तो आप क्या करते हैं उसके लिए?
आप उसे उठा लेते हैं, उसे साफ करते हैं, अगर वो किसी की है तो उसे पहुंचाते हैं, अगर आपके लिए है तो आप रख लेते हैं। घर में भी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात आप कोई चीज जाया होते हुए देख रहे होते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं बेहतर तरीके से। तो लिहाजा जब आप एक कलाम को, एक बात को, एक कॉल को जाया होता हुआ देखें कि वो इसलिए जाया हो रहा है कि वो सही तरीके से बयान नहीं किया गया था, तो आप उसे क्या करते हैं, उसे उठा लेते हैं, उसे झाड़ते हैं, साफ करते हैं और उसको पॉलिश कर लेते हैं और नए अंदाज से अगर वो पेश किया जा सकता है तो पेश कर देते हैं। और वो ख्याल अगर आपका पसंद कर लिया जाता है, ज्यादा लोगों के दिलों की जुबान बन जाता है, तो बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि जब आपने शायरी का सोचा, आगाज़ किया, तो कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है हमारी हर फील्ड में, मतलब कहीं कुछ भी काम कर रहे हो, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन था? असल में हमारे घर में शुरू से ही लिखने का एक माहौल मौजूद है। मेरे वालिद साहब, मेरे भाई बहन सब लिखने का शौक रखते हैं और वो भी बाज़ औक़ात शायरी को अपना जरिया इजहार बनाते हैं। तो मामला ये था कि जब मेरे लिए बात करना आसान हो गया शायरी के अंदाज में, यानी उसमें जो आपको बंदिशें होती हैं, आपके काफिया और रदीफ की पाबंदियां होती हैं, मुझे उसमें बात कहने का ढंग आ गया तो वो मुझे अच्छा लगने लगा। आप देखते हैं कि जब आप कोई बात शेरी अंदाज में सुने तो ज्यादा असर करती है। आप खुद देख लें, पिछले 200-400 साल में उर्दू जुबान के हवाले से देख लीजिए कि आपसे कहा जाए कि गालिब का शेर सुनाइए तो आप सुना सकेंगी, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि किसी शख्स ने अफसाना जो लिखा था उसकी चंद लाइनें सुना दें 400 साल पहले, 300 साल या 200 साल पहले, तो शायद आप नहीं सुना पाएंगी वो 2 लाइनें उन्हीं अल्फाज के साथ जो वहां पे किताब में लिखे हुए थे। लेकिन आप गालिब का या दूसरे जो हमारे उस्ताद शोरा हैं उनका हर्फ बहर शेर सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाबंदी होती है, जो कैद होती है लफ्जों की, वो भी अट्रैक्ट करती है लोगों को, तो इंसान को अट्रैक्ट करती है। तो यही बात है कि जो जब मुझे ये ख्याल आया कि मैं बंदिश के हवाले से लिख सकता हूँ, कैद के हवाले से भी लिख सकता हूँ, कैद में यानी इन अल्फाज की कैद में रहते हुए, तो मुझे वो अच्छा लगने लगा। लिहाजा ये वो चीज थी जिसने मेरे लिए आसानी पैदा कर दी। तो कोई मतलब पोएट ऐसा था पुराना जो आपको अच्छा लगता हो, जो बहुत पसंद हो? पोएट जी, मुझे तमाम ये जो हमारे असातिज़ा शायर हैं वो पसंद हैं, लेकिन उनके कलाम का हवाला जो है, अगर वो 200 साल पहले या 100 साल पहले या 50 साल पहले या 20 साल पहले जो लिखते थे, जमाना और वक्त जिस हवाले से तब्दील होता जाता है, शायरी का हवाला या अदबी हवाला भी अपनी डायरेक्शंस को, अपनी अतराफ को, समत को चेंज करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये असातिज़ा शायर बहुत अच्छा लिखते रहे, हमेशा इनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, लेकिन आज उस जमाने या उस वक्त के साथ लिखने की जरूरत है जो कि मौजूद है। आज के मसाइल और आज के हालात जो हैं वो आज की जुबान में और आज के फिक्र में ही बयान किए जा सकते हैं, और आज के दौर के लोग उसे अपना ख्याल या अपने दिल की जुबान समझ सकते हैं। लिहाजा हमें जिस जमाने में भी हम रहते हो, हमें उस जमाने के हवाले से जुबान का इस्तेमाल और फिक्र का इस्तेमाल करना चाहिए। सही। अच्छा, नॉर्मली ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़, मतलब शायरी हो, कोई अच्छा सॉन्ग जिसमें किसी के बारे में किसी को या तो मुखातिब करके कहा जाए या फिर मतलब उसकी कुछ क्वालिटीज़ उसमें बताई जा रही हों, तो सुनने वाले के जहन में एक बात ज़रूर आती है कि इसकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा है। तो आपने तो ये वाली शायरी अपनी की थी जो अक्सर हम देखते हैं, जो बहुत मतलब जिसके अंदर आशिकी का एलिमेंट मिल रहा होता है, तो कोई आपकी ज़िंदगी में था उस वक्त? अच्छा, मुझे इस बात के जवाब में ये ख्याल आता है कि क्या वाकई मेरी शायरी में आशिकी का पहलू ज्यादा है? मुझे इस बात का एहसास शायद नहीं है, क्योंकि जब कोई इस हवाले से मैं देखता हूँ तो मेरे पास कुछ शेर जरूर हो सकते हैं इस हवाले से, लेकिन अक्सर मैं शायरी समझता हूँ कि शायरी इस हवाले से नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा तो चलिए मैं इस पे बात कर लेता हूँ। देखिए, 2 हवाले होते हैं। इंसान का अपना एक दाखिली अंदाज होता है लिखने का। दाखिली का मतलब है कि वो अपनी कैफियत या अपनी जात के मुतालिक क्या बात कह रहे हैं, और वही हसासियत जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम बाहर देखते हैं तो महसूस कर लेते हैं। कभी आप बम धमाका हो जाता है कहीं पे, तो आप यहाँ पे बैठे शायद 100 या 1000 मील दूर बैठे महसूस कर लेते हैं उस बात को और उस दुख को, जो किसी माँ का, किसी भाई का, बहन का, बीवी का हो सकता है, अपने करीबी के हादसे का शिकार होने की सूरत में। उसी तरीके से
आप शायद किसी खुशी के पहलू को भी महसूस कर सकते हैं। आप अपने दोस्त की शादी पे या आप अपनी शादी के ऊपर जो खुशी महसूस कर सकते हैं, अगर वो आप अपने आप पे तारी करें तो हो सकता है कि हमसाये की खुशी की शादी की खुशी पे भी आप उस चीज को अपने ऊपर तारी कर लें और उसकी खुशी में शामिल हो जाएं। तो ये होता है कि जरूरी नहीं कि हमारे अपने हालात हों, और ये बहुत सी चीजों में से एक चीज है जो शायर की तरफ मंसूब कर दी गई है। जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया, शायर खुद को भी बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि भी हमारी ये अपनी कैफियत है, और बाज़ औक़ात लोग भी ये समझने लग जाते हैं कि ये शायद सिर्फ इसकी जाती कैफियत है, जबकि मैं समझता हूँ कि नहीं, शायर जो कुछ देखता है उससे भी मुतासिर होता है, जो उसके अंदर गुजर रही होती है उससे भी मुतासिर होता है, और तीसरी शक्ल भी है कि जो चीज उस पर न गुजरी और न उसने देखी, लेकिन उसने अपने वजदान में उसको दूर से महसूस कर लिया कि ऐसा भी तो दुनिया में हो सकता है कि जो अभी तक शायद नहीं हुआ है, तो उसको भी वो लिख लेता है। तो लिहाजा ये जरूरी नहीं कि वो चीजें जो आप लिखते हैं वो आपके साथ पेश आए, लेकिन ये है कि इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजें, बहुत से वक्त ऐसे आते हैं जिसमें वो गम की कैफियत से गुजर रहा होता है, मोहब्बत की कैफियत से गुजर रहा होता है, तो हो सकता है कि ये वो अशार जिनका आपने जिक्र किया किसी ऐसे ही वक्त में लिखे गए हों। अच्छा, मतलब ऐसा वक्त गुजर चुका है, यही तो पूछना चाह रही थी मैं। मैं इसे पूरी तरह से इनकार नहीं कर रहा। हाँ, सही। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है शेख नूर का, और इन्होंने बड़े मज़े से लिखा हुआ है। वो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सवाल को समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये कह रहे हैं, मेरे एक सवाल है शायर साहब से, आमिर अमीर साहब से, कि कहते हैं कि शायरी करने के लिए शायरी का नशा होना ज़रूरी है। जैसे शाम की चाय का नशा होता है, चाय हम लोग पीते हैं, इसी तरीके से प्यार का नशा होता है। तो आप जो इतनी खूबसूरत आवाज़ से शेर कहते हैं जो लोगों को मदहोश कर देता है, तो इसके पीछे क्या है, क्या राज है, इसका सीक्रेट क्या है? नहीं, असल में कुछ ऐसा नहीं है। एक तो इसका एक दूसरा हवाला भी कुछ मज़ाहिया ये बन जाता है कि बाज़ दफा शायर लोग शायद नशे की हालत में रहना भी इसलिए पसंद करते हैं कि शायद वो नशीली शायरी कर सके या अच्छी शायरी ऐसा कर सके, लेकिन ये तो खैर इसका एक मज़ाहिया पहलू था। दूसरा, अगर उन्होंने अल्फाज के हवाले से, ख्यालात के हवाले से कहा, तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये एक फ्रीक्वेंसी है ख्यालात की, कि जो शायद बहुत सारे लोगों के साथ मैच कर जाती है। यानी एक शायर जो कि सिर्फ अपनी ख्यालात की फ्रीक्वेंसी, सर्टेन जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात कर रहा होता है, बाज दफा वो फ्रीक्वेंसी बहुत सारे और लोगों के जो जिसे कहते हैं ना ट्रांसमीटर्स, उनके साथ मैच कर जाती है। तो उन्हें ये लगता है और ये समझने लगते हैं कि शायद ये तो बहुत ही नशे की बात है, यानी बहुत ही गहरी बात है जो कि हमारे ही दिल की बात है। तो लेकिन ये बात होती है कि एक शायर एक नॉर्मल अंदाज में, एक आम से अंदाज में बात जरूर कर देता है, बाज़ दफा वो थोड़े कम लोगों के दिलों तक पहुंचती है और उनकी ज़हनी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, और कभी कभी वो ज्यादा लोगों के साथ मैच कर जाती है। तो ये वक्ती तौर पे होता है। शायर इसको डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकता कि वो ये जो बात करने जा रहा है वो कितने लोगों को पसंद आएगी, वो सभी लोगों को पसंद आएगी या वो कम लोगों को पसंद आएगी। सही। अच्छा, अभी अंदाज की इन्होंने आपकी बात की थी, और मैंने भी नोट की ये बात कि जब आप अपने शेर खुद पढ़ते हैं, मतलब दूसरों ने भी आपके शेर बहुत पढ़े भी हैं, गाए भी हैं, जो मैंने सुने, लेकिन मुझे कभी इतना मज़ा नहीं आया जब आप अपना शेर पढ़ते हैं, तो उसमें जो महसूस होता है। तो ये एक अंदाज आपने खुद से डेवलप किया, इसके ऊपर भी कुछ मेहनत की, आपने सोचा कि मुझे इस तरह से पढ़नी चाहिए शायरी? इसकी एक वजह हो सकती है, अगर आप मेरे अंदाज को मुख्तलिफ अंदाज कहती हैं, तो इसकी एक वजह हो सकती है जो मेरे जहन में है, जो कि दानिस्ता नहीं है, यानी कि कोशिश शऊरी नहीं है, खुद से नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैंने हमेशा डिबेट्स के प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया, यानी तकरीर और स्पीच के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि शायरी में भी वो बयान करने के अंदाज जो आया है मुझमें, इस डिबेट के हवाले से आया है कि जिस तरह से आप तकरीर करते हैं, बाज़ औक़ात आप हाथ के इशारे से बात को समझाने की कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात आपके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके थोड़े इस तरह से डिफरेंट आते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी बात है जो कि मेरे अंदर हमेशा से आ गई या शुरू से आ गई। वो तकरीर करते हुए भी मेरे पास बाज़ औक़ात मेरी पुरानी वीडियोस वगैरह जिसके अंदर मैं तकरीर करता हूँ, डिबेट्स में हिस्सा ले रहा हूँ, तो वो उसमें भी मैं देखता हूँ कि बाज़ औक़ात मैं इसी तरीके से बात कर रहा होता है, तो जिस तरह से आज मैं शायरी के अंदर बात करता हूँ। इसलिए वो एक तरीका जो था वो मेरे बनाए बगैर वो शामिल हो गया मेरे इस शायरी की तर्ज में भी और अंदाज में भी।
सही सही, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ बड़ी नोट करती हूँ कि एक वलवला है आपके अंदर, एक जोश है जिस तरह से आप जो है जब शायरी सुनाते हैं अपनी, तो बड़ा अपील करता है वो। अच्छा, मैसेजेस मेरे पास और हैं आपके लिए और मैं वो शामिल करती हूँ, और ये है शाहिद सुल्तान आज़मी साहब, और ये भी बहुत शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जितने भी यहाँ पे मुशायरे होते हैं इनकी शिरकत उसमें लाजमी होती है। तो ये कह रहे हैं कि सलाम व आदाब, मेरी जानिब से मोअज़्ज़िज़ मेहमान आमिर अमीर को सलाम कहिए। वालेकुम सलाम शाहिद भाई। हाँ, और कहते हैं माशाल्लाह इनकी शायरी बहुत ही खूबसूरत और मयारी है, मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा, कहते हैं कि आमिर साहब मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि आमिर साहब यूके में रहते हैं और वहाँ यूके में हमारे बहुत ही दिल अज़ीज़ शायर बासिर काज़मी साहब भी रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप दोनों हज़रात की मुलाकात होती है कि नहीं होती है, ज़रूर बताएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। FM 107 पे आपकी तशरीफ़ आवरी हम सब के लिए बाइज़ फ़ख्र व मुसर्रत है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने जो सवाल पूछा बासिर काज़मी साहब के बारे में। बासिर काज़मी साहब के बारे में बताता चलूं, बहुत बड़े नामवर शायर नासिर काज़मी साहब के साहबजादे हैं और खुद बहुत सीनियर हैं हमारे लिए, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है बासिर भाई। और ये है कि उनसे मुलाकात का सिलसिला ये है कि मैं लंदन में होता हूँ और वो मैनचेस्टर में होते हैं, और जो कि यहाँ से करीब 5 या 6 घंटे की ड्राइव बनती है। तो लिहाजा ये मुलाकात तो बहुत मुश्किल होती है हमारी। साल में एक आध प्रोग्राम पे कभी कभार जिसे कहते हैं ना इत्तफाकिया तौर पे मुलाकात हो जाती है, तो ये सिलसिला होता है। लेकिन ये कि हमारी जिस तरह से रेगुलर मुलाकातें जो है नहीं है, और 6 महीने से तो आपको याद है कि लॉकडाउन की वजह से हम तो हमसायों को भी नहीं मिलते। तो लेकिन ये है कि इससे पहले भी हमारी जो रूटीन थी वो ये थी कि कभी कभार मिलना होता था। इसकी वजह है कि फासला जो है हमारे दरमियान शहरों का वो काफी ज्यादा है। सही। अच्छा, हज़रत खान आपसे कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आमिर अमीर साहब, मेरी तरफ से बहुत प्यार भरा सलाम, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। और कहते हैं कि वैसे उर्दू शायरी की तो हमें पहचान हमें बचपन से सुनने का शौक़ था, उर्दू शायरी, और आमिर अमीर साहब की शायरी तो हम बहुत ही शौक़ से सुनते हैं और उनकी शायरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे पढ़ने का आपका जो अंदाज़ है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज आमिर सर से एक गज़ल की रिक्वेस्ट है, वो हमें थोड़ी सी सुना दें। बजाए कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाली। अरे वाह, हजरत खान साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी पसंदीदगी का इजहार किया और उन्होंने एक गजल का हवाला भी दिया सुनाने के, वो मैं इंशाल्लाह जरूर सुनाऊंगा। और जहां तक आपने अंदाज की बात की, तो मैं इसको, वैसे तो ये एक मस्बत या पॉजिटिव चीज है कि आप तमाम दोस्त अंदाज के हवाले से पसंद कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बार दफा एक मजाहिया रंग में मैं आमतौर पे बातों को लाइट भी लेता हूँ ताकि माहौल जो है वो ज्यादा संजीदा या ज्यादा भारी ना हो जाए। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अंदाज को पसंद करें, तो क्या शायरी आपको पसंद नहीं है, ये क्या मेरी, लेकिन ये तो खैर मजाक के हवाले से था। और जैसा कि आपने जिक्र किया, मैं आपको जरूर सुनाता हूँ बजाय कोई शहनाई की गजल का आपने फरमाइश की है। बजाय कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, बजाय कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता, बजाय कोई शहनाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मोहब्बत का तमाशाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वो जब बिछड़े थे हम तो याद है गर्मी की छुट्टियां थी, वो जब बिछड़े थे हम तो याद है गर्मी की छुट्टियां थी, तभी से माहे जुलाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वो शर्माती है इतना कि हमेशा उसकी बातों का, वो शर्माती है इतना कि हमेशा उसकी बातों का करीबन 1/4 मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह। न जाने इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई मुझ में, न जाने इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई मुझ में, करे जो मेरी अच्छाई मुझे अच्छा नहीं लगता। वाह, जबरदस्त। न इतनी दाद दो, न इतनी दाद दो जिसमें मेरी आवाज दब जाए, न इतनी दाद दो जिसमें मेरी आवाज दब जाए, करे जो यूं पजीर आई मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात है। मेरे दुश्मन को इतनी फौकियत तो है बहर सूरत,
मेरे दुश्मन को इतनी फौकियत तो है बाहर सूरत के, तू है उसकी हमसाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। ओए होए। कि तू है उसकी हमसाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूँ उसे, वरना तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूँ उसे, वरना वो जो है ना तेरा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरी खातिर नजरअंदाज करता हूँ उसे, वरना वो जो है ना तेरा भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। बजाए कोई शहनाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहब्बत का तमाशाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब, जबरदस्त, बहुत ग्रेट। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक हमने अपनी प्रोमो में डाला था, चूंकि मेरी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, लेकिन वो आपको भी मैंने भेजा था, अगर आपको याद हो तो वो वाली भी बड़ी कमाल है, अगर आप सुना सकें हमें। वो तो मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रही है, अगर अच्छा। अगर आपके जहन में हो तो जरूर बताइएगा। हाँ बिल्कुल, मैं ये आपको सुनवाने की कोशिश करती हूँ, और इतनी देर में हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनको हम ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं, मैं आपको सुनवाती हूँ थोड़ी सी, आपको याद आ जाएगी तो फिर वो भी सुनवाइएगा, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त है, वो भी बड़ी कमाल है। हेलो जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, सरफराज धंगू वालेकुम हमारे साथ हैं, सलाम। आपसे बात करना चाहते हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम सबको, और आमिर साहब आपको बहुत बहुत सलाम आदाब। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सुन रहे हैं, आपने बहुत माशाल्लाह जबरदस्त इंटरव्यू दिया, बहुत जबरदस्त, अरे काबिल बहुत शुक्रिया तारीफ। भाई, आपका बहुत मोहब्बत आपकी। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छा लगा। और आप आए थे मुशायरा में कतर में? जी एक दफा आना हुआ है जी, बिल्कुल। जी जी, आए थे, हम वहाँ थे, और जब आपको हमने देखे थे वहाँ पे तो जी बिल्कुल, एक सरताज सैयद भाई हैं, वो बहुत जी प्रोग्राम बहुत खूब करते हैं, उन्होंने दावत दी थी, और जी जी बिल्कुल मैं हाजिर हुआ था, तो आप वहाँ पे जी, मौजूद थे। वहाँ पे मौजूद थे, और आपके पर्सनालिटी से ही आपका अंदाजा लगा दिए थे हम। वाह भाई, जबरदस्त। ये किस जी तो क्या साल? अंदाजा लगा पाए थे हाँ, आप? ये किस साल की बात है, मैं मुझे क्यों नहीं पता चला था? अभी अभी आपने जिक्र किए थे माउस हाँ में हाँ प्रोग्राम में, हाँ हाँ। यही साल के पिछले के, अच्छा, अभी एक मुझे साल पता भी नहीं चल हो गया। सका। ये ये मैं बताता हूँ आपको, हाँ हाँ। ये सन जी 2017 का आगाज था। हाँ, सही सही आगाज था, और मेरा ख्याल है मेरी और आप, मतलब जब मैंने आपको जानना शुरू किया है तो वो कुछ मिड होगा जी 2017 का। बिल्कुल, ये 3 एक साल से ज्यादा की बात है। सही सही। ठीक है जी, सरफराज आप कुछ कहना चाहते हैं, जी, कोई सवाल और करना आपने चाहते हैं? प्रोग्राम में आपने जिक्र किए थे मुशायरा का, तो हम गए थे, तो आपको हमने देखे, और उन्होंने जिक्र करने के बाद आमिर साहब माविश में हमने जब जिक्र किए, हाँ तो आपके वीडियोस और आपके सब जो शायरी वगैरह है मैं चेक किया, तो इतने जबरदस्त अंदाज और इतना मस्त हर इस पे लिखा गया था। हाँ मतलब कोई अपने ऊपर नहीं है, कोई यानी हर चीज के ऊपर, जैसे दिखाई दे तो हाँ उसके ऊपर, या कोई अपने एहसास के ऊपर, तो हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा। हाँ। आप बहुत अच्छे अंदाज में पेश करते हो आमिर साहब, बहुत अच्छा लगता है, और आप ऐसे ही करते रहेंगे तो और हमको और भी सुनने का मौका मिलेगा, और सुनेंगे हम जरूर आपको। बहुत अच्छे, और आपने जो इंटरव्यू दिए है ना, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट, बहुत जबरदस्त, अच्छे। ग्रेट बहुत और सरफराज मैं धंगू। शुक्रिया। जी एक शेर लिखता हूँ, उसमें कुछ मिस्टेक होगी तो थोड़ा सा बताइएगा, तो मैं कुछ दुरुस्त करूंगा। हाँ बिल्कुल सरफराज, आप आमिर अमीर से ना इनबॉक्स में आप इनको भेज दीजिएगा जी शेर, ठीक है? तो फिर वो आपको जरूर जी, गाइड करेंगे, ठीक है? हाँ हाँ, थैंक यू सो जी मच जी, सरफराज, थैंक यू ओके, सो मच। बहुत जरूर जरूर शुक्रिया। सरफराज, ओके आप जी, मुझे थैंक मैसेज कर सकते हैं। हाँ जी, चलो जी, थैंक यू सो जज़ाकल्लाह मच, खैर। जी, थैंक यू। तो इस दौरान महविश आपने जो कहा, मैंने उस दौरान चेक किया है, वो थी गजल है जो जिसका जिक्र आप कर रही थी, जी वो जी। थी तुझको अपना के भी अपना नहीं होने देना, हम्म तुझको अपना के भी अपना नहीं होने देना, हम्म जख्म दिल को कभी अच्छा नहीं होने देना, जबरदस्त। मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कुमक भेजूंगा, हाँ मैं तो मुश्किल में भी दुश्मन को कुमक भेजूंगा, इतनी जल्दी उसे पसपा नहीं होने देना, जबरदस्त, कमाल। तूने मेरा नहीं होना है तो फिर याद रहे, हम्म मैंने तुझको भी किसी का नहीं होने देना। हम्म जबरदस्त। उसने
उसने खाई है कसम फिर से मुझे भूलने की, मैंने इस बार भी ऐसा नहीं होने देना। जबरदस्त। तूने कितनों को नचाया है इशारों पे मगर, मैंने ऐ इश्क ये मुजरा नहीं होने देना। ग्रेट। जिंदगी मैं तो तुझे छोड़ ही देता लेकिन, फिर ये सोचा तुझे बेवा नहीं होने देना। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। मजहब इश्क कोई छोड़ मरे तो मैंने, ऐसे मुर्तद का जनाजा नहीं होने देना। जबरदस्त। तुझको अपना के भी अपना नहीं होने देना। कमाल, जख्म जबरदस्त। दिल को कभी अच्छा नहीं होने देना। बहुत जबरदस्त। अच्छा, इसमें भी सबसे अच्छा जो शेर लगा है ना वो लगा है, मैं तो दुश्मन को भी मुश्किल में कमक भेजूंगा, इतनी जल्दी उसे पसपा नहीं होने देना। अरे बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त, बहुत कमाल, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अब मेरे पास मैसेजेस भी मुसलसल आ रहे हैं और बहुत कुछ है मेरे पास पूछने के लिए भी आपसे। तो मैं एक चीज़ और पूछना चाह रही थी। अभी जब आपने बात की थी शायरी की, मतलब जो है ना, जब हम नोक पलक संवारते हैं और ये सब कुछ, तो हमेशा बात होती है कि म्यूज़िक के लिए, एक्टिंग के लिए हमारे पास हमारे मुल्क की अगर हम बात करें स्पेशली कोई एकेडमी नहीं है। तो आपको लगता है कि शायरी के लिए भी प्रॉपर्ली कोई एकेडमी होनी चाहिए कुछ सिखाने का? क्योंकि लोगों को बड़ा शौक होता है, हर बंदा कुछ ना कुछ अपने तौर पे लिखने की कोशिश करता है। अभी मेरे पास कुछ ऐसे अशार आए हुए भी हैं जो मैं सोच रही हूँ उनको यही गाइड करूँगी, इनको बोलूँगी कि आपको भेज दें क्योंकि अभी हमारे पास टाइम कम है। लेकिन हर बंदा अपने तौर पर कोशिश करता है उसके ख्यालात जो है उनको लफ्ज़ों में ढालने की। तो कोई एकेडमी होनी चाहिए? मैं इस बात से पहले आपकी जो एक बातों बातों में एक चीज आई, जिक्र आया, उस पे थोड़े से चंद लफ्ज कहूंगा, उसके बाद इस सवाल पे भी आता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि शायरी जो है वो लोग करते हैं शौक या अपने हवाले से, डायरी के हद तक या इस तरह से। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आर्ट्स की दूसरी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन सा ऐसा बच्चा है कि जिसने कभी भी ड्राइंग नहीं की होगी अपने बचपन में, अपने घर में बैठे हुए, अपने नोटबुक के ऊपर, स्कूल के अंदर? कौन सा ऐसा शख्स होगा कि जिसने कभी गाना नहीं गाया होगा, जिसे हम बाथरूम सिंगर कहते हैं, उस हवाले से गुनगुनाने के अंदाज से, बैठे बैठे अकेले या किसी को सुनाने के हवाले से? तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक बहुत बड़े सिंगर बन जाएं। हम अपने तौर पे हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। हम बहुत बड़े पेंटर बन जाएं ये जरूरी नहीं। और हम लेकिन पेंटिंग भी करते हैं। आप कभी कभार आपके हाथ में कागज कलम हो तो आप कुछ ना कुछ गैर इरादी तौर पे बना बैठते हैं। तो उसी तरीके से शायरी भी है कि जरूरी नहीं है कि इसमें नाम पैदा किया जाए या इसमें नाम पैदा हो जाए, लेकिन ये जरूर है कि आप शायरी अपने तौर पे कभी ना कभी किसी ना किसी हवाले से जरूर कर लेते हैं, कर बैठते हैं, कर जाते हैं, हो जाती है आपसे। यानी वो चाहे टूटे फूटे अल्फाज के तौर पे हो, बहुत ज्यादा पुख्ता ना हो, तो इससे इसका ताल्लुक नहीं, लेकिन जरूर करते हैं। लिहाजा इस शायरी को भी एक आम जरिया इजहार समझना चाहिए आर्ट्स के दूसरे हवालों की तरह से। ये हर एक का हक भी है कि वो करे, और ये भी कि उसे इस चीज के मौके दिए जाए। लिहाजा कोई एक शख्स की जो अच्छी शायरी कर सकता है वो इस वजह से कि उसे हालात मुयसर नहीं आते और वो नहीं कर पाता है आखिर तक, तो ये एक बदकिस्मती हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होता है कि जब आपको असातिज़ा मुयसर नहीं होते, आपके पास कोई एकेडमी नहीं है इस हवाले से, तो इस बात की इस जरूरत को महसूस जो आपने किया है होनी चाहिए। और लोगों को सिखाने के हवाले से आपके पास टीचर होने चाहिए और जगह होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। और लेकिन ये कि इस हवाले से मैं कंजूसी महसूस करता हूँ। बाज असातिज़ा की जो इस काबिल भी होते हैं कि जो सिखा सकते हैं वो नहीं सिखाते हैं। इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है कि अगर इसको ना भी बताऊं तो पता चल जाएगी कि अगर आप अपना हुनर या अपना फन दूसरे तक मुंतकिल नहीं करना चाहते तो इसकी क्या वजूहात हो सकती है। तो इसे ये हम तमाम लोग जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिखाने के मामले में तो ये तो हमारा दीनी फरीजा भी है। आपको पता है कि इनको सीखने और इनको सिखाने के लिए जितना हमारे दीन में इसरार किया गया है, और वो तो कहीं पे भी शायद ना हो, तो लिहाजा ऐसा होना नहीं चाहिए जो हो रहा है।
और एकेडमी के हवाले से और सिखाने के हवाले से ज्यादा फयाख्तिल होना चाहिए, खुले दिल का मुजाहरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इस वक्त के जो आपके साथ के जो शायर हैं, जितने लोग मैंने देखा है बाकायदा ग्रुप्स की शक्ल में आप लोगों को अक्सर नज़र आ रहे होते हैं, एक दूसरे को भी शायरी सुना रहे होते हैं, तो आपको खुद कौन बहुत अच्छा लगता है अपने अलावा? मेरे दोस्त जिनका आपने जिक्र किया कि हम आमतौर पे शायरी सुनते सुनाते रहते हैं, असल में वो वाकया ज्यादा लंबा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है। वो असल में हम एक आध बार मिले दोस्त और उनके साथ बैठ के वो चंद एक वीडियो क्लिप्स बन गए, तो ऐसा महसूस होता है वो शायद कि हम अक्सर औकात मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। जिसका आपने जिक्र किया, हम दुबई में मौजूद थे, एक बहुत अच्छा अंदाज़े बयां और के हवाले से प्रोग्राम करते हैं रिहान सिद्दीकी भाई और शाजिया के दवाई आप भी हैं, वो ये प्रोग्राम करते हैं। तो उनकी इस प्रोग्राम पे हम मौजूद थे और वहाँ पे 6-7 दोस्त जो करीब करीब हम उम्र हैं और अच्छे दोस्त हैं, वो मिल बैठे थे और चंद एक वहाँ पे मूवी क्लिप्स बन गए, जो कि वक्तन चूंकि पोस्ट में आते रहते हैं या होते रहते हैं, तो ऐसा आपको शायद लगता हो या दोस्तों को लगता हो कि हमारी मुलाकातें रहती हैं। तो ये सिलसिला था। उमैर नजमी बहुत अच्छा लिखते हैं, रहमान फारिस थे बहुत अच्छा लिखते हैं, साथ ही हमारे अली दरियून थे, हाफी थे, जवाद थे और अम्मार थे, तो ये अमरीन थी, ये आयशा थी, तो ये बहुत अच्छा दोस्त लिखते हैं। मैं सब इन दोस्तों को पसंद करता हूँ। सही, सबको मतलब इनके अलावा भी जिनसे मुलाकात नहीं हुई है, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं माशाल्लाह। सही। अच्छा, गुलाम अब्बास पठान का आपके लिए मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं। आप कहते हैं कि आपने तो राहत अंदूरी साहब की याद दिला दी, वही अंदाज है आपका। जी बिल्कुल, अगर उन्हें इस हवाले से उनकी याद आई तो मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ कि अगर वो ऐसा कहते हैं। और लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो खैर उस्ताद शायर थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और जन्नत में जगह दे। उनकी वफ़ात एक बड़ा सानेहा है। बहुत खूब लिखते थे और उनकी शायरी यकीनन जिंदा रहेगी और याद रखी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, मेरे पास एक आपके लिए वॉइस नोट है, तो ये मैं आपके लिए प्ले करना चाहूँगी। हमारे लिसनर्स में से अभी सेंड किया है किसी ने। गुड आफ्टरनून और खुश आमदीद आज के मेहमान की। इनके इंटरव्यू से एक बात जाहिर होके आई है कि इंसान जैसा भी हो, शायर हो या किसी भी शोबे से मुंसलिक हो, तो उसे ज़रूरी नहीं कि वो ज़रूरी उस शायर की हाई क्लास पे चला जाए या वही उसका काम या उसकी शायरी उसी वक्त काबिल कबूल है जब वो किसी बहुत बड़े मकाम पर हो तो फिर उसे एक्सेप्ट किया जाए, या कोई मुसव्वर है बहुत ही आला किस्म की पेंटिंग ड्रा करे या बनाए तो उसी वक्त उसका काम लोगों को मेयार पे पूरा उतरे। यानी आपकी बातों से ये लगा है कि एक आम तबका, एक आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वाले लोग जो छोटी मोटा ख्याल या जो उनके अंदर सलाहियतें हैं, अगर वो किसी कम लेवल पे भी हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए और उन्हें उसी लेवल पे रख के उसे उन्हें पूरा करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ की एक आला मुकाम ही हो तो वो पेश कर सके। तो ये अच्छी बात है कि आम पब्लिक, आम तबका जो है, अगर वो कोई मामूली सी चीज़ पे भी अगर वो अपना इख्तियार रखता है या वो पेश कर सकता है तो उसे पेश कर देना चाहिए, ये ख्याल ना करते हुए कि लाजमी तौर पे कोई उसकी बहुत बड़ी अप्रोच हो या क्लास हो या वो उस चीज़ पे पूरा उतरे ही फिर ही वो उसे नशर करे या वो लोगों को पेश करे। सो इट इज़ वेरी गुड एंड इट्स वंडरफुल ऑब्जर्व। राइट, मेरा ख्याल है वो जो एक होता है ना, ये बड़े गहरे गहरे लोग फ़लसफ़े बयान करते हैं जो बहुत ही दकीक किस्म की बातें होती हैं, तो ये उसका हवाला दे रहे थे कि अगर ऐसा ना भी हो और वो वाले ख़यालात हों जो एक दिल से निकलें दूसरे दिल तक पहुँचें, तो वो चीज़ हो तो वो भी लोगों को बड़ी अट्रैक्ट करती है। जी, मेरे ख्याल में कि अपने अपने अंदाज और अपने अपने इस्तिताअत के मुताबिक हर एक को हिस्सा जरूर डालना चाहिए। वो किसी भी आर्ट की शक्ल में हो सकता है। अब हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं अपने तौर पे। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि फलां सिंगर जो है ना वो बहुत अच्छा गाता है और फलां सिंगर जो है वो भी अच्छा ही गाता है और फलां सिंगर जो है वो इतना अच्छा नहीं गाता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की क्लासिफिकेशन
हम अपने तौर पे करते रहते हैं और इसकी हमेशा गुंजाइश मौजूद रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे एक भाई ने अभी कहा कि राहत इंदौरी साहब की याद दिला दी, तो ये तो खैर मैं बहुत बड़ी बात समझता हूँ। ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी तरीके से मैं उनके किसी तरीके से बराबर हूँ, लेकिन अगर मैं अपने दर्जे पे कुछ कह रहा हूँ तो मुझे इसका हक हासिल होना चाहिए। अगर आप कह रही हैं तो आपको भी हक हासिल होना चाहिए। इसे अवामी पजीराई कितनी मिलती है वो तो अवाम ने या लोगों ने जज करना है, या उस अदब ने इसको तय करना है जिसमें आप ये बात कर रही हैं, या हिस्ट्री ने तय करना, तारीख ने तय करना है इस बात को। लिहाजा हमें अपनी जगह पर अपना अपना काम दयानतदारी के साथ अंजाम देते रहना चाहिए और दूसरों के रास्ते में आसानियां पैदा करनी चाहिए, ना कि रोड़े अटकाने चाहिए। राइट, बिल्कुल सही। अच्छा, एक मेरे पास मौजूद है सवाल, वो ये कि आपने भी अपने घर वालों का जिक्र किया था कि आपके घर वाले भी लिखने लिखाने में दिलचस्पी रखते हैं, तो इनका ये सवाल है कि आपको अपने अलावा कौन ऐसा लगता है कि जो इतना पॉपुलर आपकी तरह हो सकता है अपनी शायरी से? कोई है आपके घर में भी इस वक्त जिसको? मेरे घर में ये जिसे कहते हैं ना, एक रुझान जरूर था और ध्यान जरूर है अदबी तौर पर, लेकिन वो इतने इस कदर संजीदा नहीं है कोई भी उनमें से कि जो मेरी तरह बाज़-औक़ात लोगों के साथ इसी हवाले से मुलाकात भी करने चला जाते हैं। जिस तरह से आपसे आपके कतर में आना हुआ, या दुबई में, या पाकिस्तान में, या इंडिया में, या किसी भी और मुल्क में आना जाना होता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे घर में से किसी को कोई इतने संजीदा है इस बारे में कि वो इसको इतना लेकर आगे जाएं। सही सही। अच्छा, रिशान खान बहुत ही आपकी तारीफ करें, बहुत कमाल का बोलते हैं, बहुत कमाल का लिखते हैं, और ये आपसे शायरी की कुछ तालीम लेना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है आपके पास बहुत सारे इनबॉक्स में मैसेजेस आने वाले हैं इसके बाद, जो बाकायदा ये सीखना चाहेंगे शायरी का फन आपसे। मैं जरूर वेलकम करता हूँ तमाम दोस्तों को, लेकिन इनसे पहले मैं एक और ये बात आपसे कह भी चुका हूँ इसी प्रोग्राम में कि आम तौर पे ऑनलाइन या चैटिंग के साथ, या मैसेजिंग के साथ, या इवन ऑनलाइन से मुराद है कि कैमरा के सामने आमने सामने भी आप वो तालीम नहीं दे पाते हैं जो कि आपको किसी उस्ताद के साथ बैठने से मिलेगा। और ये मेरा अपना तजुर्बा है। मैं उस कमी को आज भी महसूस करता हूँ कि अगर मैं किसी शख्स से मिलता, किसी उस्ताद से मिलता, तो ये बहुत अच्छा होता बनिस्बत इसके कि मैंने किसी से एक दो लफ्ज पूछे और उन्होंने फिर बताए, और फिर इसके बाद ये कि लाइन डिस्कनेक्ट हो गई दरमियान में क्योंकि नेटवर्क ठीक नहीं था मिसाल के तौर पे, और फिर कोई और भी मामला हो सकते हैं। तो लिहाजा रूबरू सामने आमने बैठने का जो तरीकाकार है, मैं समझता हूँ शायरी में सिर्फ और सिर्फ वो कारआमद है, और कोई तरीकाकार नहीं होते। अच्छा, सही, चलें जी। अच्छा, एक जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अभी आपने थोड़ी सी कुछ बात की थी कि जिस तरह की मैं जो शायरी कर रहा हूँ उसमें मुझे लगता है कि कुछ मतलब जो हक अदा करना चाहिए मज़हब का, अल्लाह का, तो उन चीज़ों का भी आपने हवाला दिया था। तो क्या उम्र के साथ साथ आपके अंदर, आपके मिजाज में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, जो नॉर्मली एक मुसलमान के हो रहा होता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे वैसे उसके कुछ सोचने का अंदाज भी बदलता रहता है, मजहबी थोड़े से ज़्यादा होते रहते हैं, तो इसी तरह से शायरी के ऊपर भी उसका असर पड़ता है, आप महसूस करते हैं? जी बिल्कुल होता है, इस बात का असर होता है। आपके अमल में, आपके लिखने में, आपकी तबीयत में एक ठहराव आता है और आप चीज़ों को ज़्यादा समझने के काबिल होते हैं। जैसा से कि आप किसी भी सतह आपके ऊपर देखते हैं, पानी के ऊपर क्या नजर आ रहा है या पानी के अंदर क्या होगा, ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इस काबिल होते हैं कि उसकी गहराई में उतर के देख सकें, या अगर आप बाहर भी खड़े हैं पानी से तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे गहराई क्या हो सकती है। और ये चीजें जो होती हैं वो आपकी तबीयत के साथ साथ, आपकी उम्र के साथ साथ, तजुर्बे के साथ साथ बढ़ती रहती हैं और बेहतरी की तरफ जाती रहती है। उसमें मजहबी हवाला भी है, तो मैं इस चीज को शिद्दत से महसूस करता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे वालिद साहब का ये कहना मुझे कि तुम्हारा लिखने का पहला हक ये है कि तुम खुदा के लिए लिखो, और उसके बाद तुम रसूल खुदा के लिए लिखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखो। तो ये मुझे उनकी बात हमेशा याद रहती है, इसके लिए मैं कोशिश जरूर करता हूँ। लेकिन वही बात है कि मैं समझता हूँ कि जिस कदर बेहतर तौर पे मैं दूसरे मौजूआत पे बात कर सकता हूँ, उसकी तौफीक मुझे अभी तक उस हवाले से जो मुझे भी मुतमईन कर सके नहीं मिली इन मौजूआत पे बात करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरा मौला तो तभी ज्यादा खुश हो सकता है ना कि जब मैं उसके बारे में ज्यादा बात करूँ।
तो आपका मतलब मुस्तकबिल में इरादा है इस तरह का कुछ माइंड बना रहे हैं कि कुछ अल्लाह के ऊपर, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी मतलब हमें कुछ इस तरह का दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाकई बिल्कुल मतलब ये एक ऐसा होता है, जी जी ये कि बिल्कुल ऐसा होता है। और इसके अलावा ये कि मैं वक्तन फवक्तन इन चीजों के ऊपर लिखता भी हूँ, लेकिन वो ज्यादातर इंडिविजुअल शेर होते हैं। यानी एक गजल है और गजल चल रही है और उसके अंदर आप कि हाँ ये मौजू आ जाता है जिसमें खुदा ताला की तारीफ है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो जाती है। तो लेकिन ये कि एक बाकायदा तौर पे उसे जिसे कहते हैं कि एक मुकम्मल कलाम के तौर पे आप उसमें शामिल हो जाए और आप लिखने लगे, उसमें मैं अभी कमी महसूस करता हूँ। सही सही। अच्छा, थोड़ा सा जैसे मतलब आपको ये वाला चेंज अपने अंदर अगर आना फील हुआ है, तो थोड़ा लगता है कि मतलब बाज़ औक़ात आपको ये दूसरी चीज़ों से जैसे आप जो शायरी जिस तरह का आपका अंदाज़ है जो आप कर रहे थे, उससे थोड़ा सा कुछ नहीं मूड होता कि अब मैं ये काम करूं, और थोड़ा सा कुछ माइंड चेंज इस तरह का फील होता है? अगर मैं आपका सही से सवाल समझ सका हूँ तो आप ये कहना चाहती हैं कि इन ख्यालात के आने के बाद या इस चीज की महसूस कर लेने के जैसे मैं अपनी बाद। बात करूं कि अगर मैं जिन दिनों मतलब ज़रा ज़रा मुझे ज़रा ज़्यादा खौफ खुदा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम करना है, जो हम गाने लगा रहे होते हैं सब कुछ, तो मेरा वो वाला इंटरेस्ट नहीं रहता है इस काम के ऊपर। मैं मतलब मेरा होता है कि मुझे थोड़ा सा कुछ अपना थोड़ा मजहबी लिहाज से सोचना चाहिए, तो थोड़ा सी वो चीज़ कम हो जाती है। तो इसी तरह से जैसे आपका जो शायरी का अंदाज़ है, इश्क व आशिकी या फिर नेचर, इस तरह की चीज़ें, तो जब उस तरफ आपका ज़्यादा माइंड होता है, तो यहाँ वाले इस तरह के जो शेर हैं उनकी आमद चल रही होती है, आ रही होती है। मैं शायद सही देखिए, तरह से बता नहीं पा रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है शायद जी आप जी जी समझे जी, होंगे। देखिए आपको किसी भी चीज के लिखने के लिए उसके माहौल में मौजूद होना पड़ता है, वो तारी कर लेना पड़ता है। यानी अगर आप आज गर्मी महसूस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके जो अशार हो उसके अंदर उलझन का कोई पहलू हो, उनमें किसी तरह का डिप्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन की कोई कैफियत हो। उसी तरीके से अगर आज माहौल और माहौल से मतलब है कि बाहर एक ऐसा मौसम है, शायद आप बारिश से खुश होते हैं या शायद आप ठंडी हवा से खुश होते हैं, तो आप वो जो लिखेंगे वो उसके मुताबिक आपकी तबीयत आपको कहेगी कि ऐसा करो, ऐसा लिखो, आप लिखने लगेंगे, आप बगैर इरादे के ऐसा करने लगेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से जब आप मजहब से दूरी के हवाले या दूरी के मौजूआत को टच करते हैं, तो वो कह सकते हैं कि आप एक नेगेटिव या एक दूसरा हवाला आप पे हावी होने लगता है। और अगर आप बिल्कुल उसी से उलट मजहब की तरफ या मजहब के रुझान की तरफ चले जाते हैं या मजहबी किताबों की तरफ चले जाते हैं, लिटरेचर से गुजर रहे होते हैं, तब आप उसके ऊपर ज्यादा सोचते हैं और ये दीगर ख्यालात, दीगर मौजूआत जो होते हैं वो आपके जहन में कम आते हैं। सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। आमिर अमीर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, और मुझे इस चीज़ का खुद अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि जैसे एक शायरों का जो लिया जाता है ना इंटरव्यू, उसके लिए जो माहौल होना चाहिए और जिस तरह का बंदा होना चाहिए, वो मैं नहीं हूँ। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मुझे अरे शायरी से नहीं, वो आपने वाली दिलचस्पी बहुत नहीं है। खूबसूरत इंटरव्यू किया है, आपने बहुत उम्दगी से तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए पूछा भी है और आपने कई चीजों को बताया भी है। लिहाजा आप की ये बात जिसे आप कहती कि मैं पोएट्री से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी या उस पर ज्यादा बारीकी से नजर नहीं रखती, ये मुझे बात ज्यादा दुरुस्त नजर नहीं आ रही। नहीं, मैं ऐसे ही है, लेकिन बस आपकी शायरी ने मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया कि मैंने बहुत दफ़ा, कई दफ़ा आपका ज़िक्र अपने प्रोग्राम में किया हुआ है, जबकि नॉर्मली मैं इतनी शायरी ना पढ़ती हूँ ना मुझे समझ में आती है, लेकिन आपने वाकई बहुत इंस्पायर किया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी। और मैं तो खैर देखता हूँ कि आपके प्रोफाइल में आपने बहुत उम्दा और बहुत बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू किए हैं। मैं तो हैरान रह गया कि जब आपने मुझे कॉल की, एक नाचीज और अदना सा इंसान हूँ मैं, अपनी ज़ात में किसी काबिल भी नहीं हूँ, और लेकिन आपने मुझे इस चीज़ की दावत दी जिसके लिए मुझे बहुत खुशी है। नहीं, और हमारे लिए दुआ है। बहुत ऑनर की बात है, मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि मैंने आज आपका इंटरव्यू लिया है, क्योंकि मैं इतने अरसे से, मैं आपको बता रही हूँ, जब से मैंने आपकी पहली नज़म सुनी थी, उसके बाद बाकायदा बहुत सर्च करना पड़ा है आपको, उसके बाद आप मिले थे, आपका प्रोफाइल मुझे मिला था। जब से मैं मुसलसल आपकी नज़में, आपकी जो भी नई वीडियो आती है वो देखती रहती हूँ, तो मैं आपकी फ़ैन हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ऑनर की बात है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, और आपके लिए मेरी बहुत सी दुआएं। बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई अपनी पसंदीदा चंद अशार अगर हमें सुना दें, और कुछ सुनने वालों के लिए मैसेज देना चाहें। पहले मैं मैसेज दे देता हूँ और फिर उसके बाद आपको कुछ सुना देता हूँ इख्तितामी तौर पर। जी। और वो ये है कि मैसेज मेरा ये है कि आप दोस्त जो भी सुन रहे हैं मुझे, कभी भी किसी भी शख्स के लिए नफरत का पहलू दिल में न रखें। हमेशा कोशिश कीजिए
कि दूसरों की गलतियों को, कोताहियों को माफ कर दें, और कोशिश कीजिए कि हर रोज आप एक शख्स को, एक दुश्मन को माफ करते चले जाएं। ये मेरी एक आपसे दरख्वास्त है बहुत कि ज़बरदस्त, अगर आप ऐसा कर सकें तो। बहुत ज़बरदस्त। और जहां तक आपने कहा कि कुछ सुना दूं, तो मैं आपको बिल्कुल सुना देता हूँ। बिल्कुल ताज़ा जो गजल है, उसके चंद शेर सुना देता हूँ आपको मैं। और वो ये है कि नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, तुझको उठकर देखें शीशम शमशादो शहतूत, वाह, तेरे ऊपर वाले लब पर वारी हैं पुखराज, तेरे निचले होंठ पे सदके हीरे और याकूत, जबरदस्त। हद है मेरे सामने तुझको छूने लगते हैं, बाल खुले क्यों छोड़े तूने, देख इनके करतूत, दम तावीज वजीफे चिल्ले सब हरबे बेकार, दम तावीज वजीफे चिल्ले सब हरबे बेकार, जब मेरे सर चढ़कर बोले तेरे इश्क का भूत, वाह, क्या बात है। तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार, तुझ पर नज्म लिखूंगा लेकर हाथों में पुरकार, कौसें जाविये खत मुसल्लस नुक्ते और मखरूत, वाह, नरगिस तुझसे आंख मिलाकर कब से है मबहूत, तुझको उठकर देखें शीशम शमशादो शहतूत, रेशम तेरे तन की चादर बनने को बेचैन, वाह, देख फटाफट चांद पे बुढ़िया बैठी काते सू। वाह, कमाल। तो ये इस तरह से थी। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत उम्दा। अच्छा, अभी मैं आपको जैसे बता रही थी ना, यहाँ पे मुशायरे बड़े होते हैं, इंशाल्लाह कोविड-19 के बाद भी कोई ना कोई मुशायरा यहाँ पे मुनक्कद होगा, लेकिन मैं अपनी कसम मुशायरे में जाने की जब ही तोड़ूंगी, आज तक नहीं गई हूँ, जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी दफ़ा आप जब भी कतर आएंगे तो मैं ज़रूर वो मुशायरा अटेंड करूँगी। बहुत बहुत खूब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस कदरदानी का मुजाहरा किया और बताया मुझे। जरूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह और ताला। ये आफत जो खुदा ताला की एक आजमाइश है इस दुनिया पे, हम दुआ करते हैं कि वही इस उस्ताद को इस दुनिया से दूर करे और राब्ते भी पहले जैसे हों और इम्कानात और लोगों के खाने कमाने के जो वसाइल हैं दोबारा से उसी तरह से काम में आए जिस तरह से पहले थे। इंशाल्लाह, बिल्कुल। और आपसे मुलाकात भी होगी और आपको मैं ज़हमत भी देती रहूँगी अपने प्रोग्राम में किसी न किसी हवाले से, तो ज़रूर हमें टाइम दीजिएगा। ये मेरे लिए खुशी का बायस होगा और मेरे लिए ये एक इनाम है और आपकी तरफ से ये कहना कि आप बुलाएंगी या आप पसंद करती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अमीर साहब, हमें भी बहुत खुशी हुई। मैं बहुत ऑनर फील कर रही हूँ अपने आप को। इंशाल्लाह ताला फिर ज़रूर बात होगी। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। राइट लिसनर्स, हमारे साथ आमिर अमीर साहब, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होंगी बातें। और मैंने आज इनका जो इंटरव्यू लिया है, आप लोगों को तो अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि शेर व शायरी से मेरा वो वाला लगाव कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये कि कुछ ऐसे होते हैं लोग, कुछ लोगों की शायरी ऐसी होती है जो आपको फील होती है, आपको लगता है कि ये तो हमारे अपने दिल की कुछ बातें हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का आमिर अमीर साहब का अंदाज़ है जो कि मुझे तो फ़ौरन से एकदम से दिल पे लगा था जाके, और मैं आज भी बार बार सुनना इनकी शायरी को पसंद करती हूँ, बार बार सुनती हूँ उनकी जो वीडियोस लगी हुई होती हैं। और स्पेशली मतलब पढ़ना तो एक अलग बात है, लेकिन जिस तरह से ये पढ़ते हैं उसको सुनने में एक अलग ही मज़ा है, तो मैं बार बार सुनती हूँ। आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा इनका इंटरव्यू।